नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। जैसा कि आपको पता है, मंडे ट्यूसडे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए क्लासेस होती हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री का टॉपिक यूनिट सेकंड हम अल्कोहल ऑलरेडी कर रहे थे, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के फॉर्मेशन की जो विधियां हैं उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट दो विधियां बची हुई थी, हम उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें से एक विधि होती है प्राथमिक एमीन से 1 डिग्री एमीन, और दूसरी विधि होती है रैपिड सिंथेसिस, रैपिड संश्लेषण। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है हमारा बीएससी सेकेंड ईयर, और हम कर रहे हैं यूनिट सेकंड अल्कोहल। यूनिट सेकंड अल्कोहल में हम कर रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बनाने की विधियां, जिसमें हम 9 विधियां कर चुके हैं। लास्ट विधि हमने की है ऑक्सो मेथड एल्डिहाइड वगैरह के साथ में, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन हमने की थी लास्ट वीडियो के अंदर, वो है ऑक्सो मेथड। आज हम कर रहे हैं इसका 10वां मेथड, जिसकी 10वीं विधि हम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। 10वीं जो विधि है वो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। देखिए वो कौन सी है। देखिए, ये विधि है प्राथमिक एमिनो से। ये विधि है प्राथमिक एमिनो से। प्राथमिक एमीन का मतलब होता है 1 डिग्री एमीन। अब इसके लिए सबसे पहले आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में बेसिक डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि कौन सी एमीन 1 डिग्री होती है, कौन सी एमीन 2 डिग्री होती है और कौन सी एमीन 3 डिग्री होती है। देखिए, अगर NH2 स्मूथ मतलब नाइट्रोजन अगर एक ही कार्बन से सीधा जुड़ा है, मान लीजिए ये कंपाउंड है और इसकी बाकी संयोजकताएं H2 से हैं, तो इसको तो 1 डिग्री कहेंगे। अगर यह इस तरीके से जुड़ा हुआ है, अगर यह इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे 2 डिग्री, मतलब एक नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा है। और अगर यह इस तरीके से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन CH3 एंड CH3, दिस वन कॉल्ड 3 डिग्री। तो हमारे जो सिलेबस में कर रहे हैं हम अल्कोहल के फॉर्मेशन का मेथड, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्राथमिक एमीन से अल्कोहल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक एमीन से अल्कोहल का उत्पादन किस प्रकार किया जाएगा और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उत्पादन किस प्रकार किया जाएगा। तो हम ये वाली एमीन, क्योंकि ये क्या है 1 डिग्री है, प्राथमिक प्रकार की। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। मैं वापस एक बार इसी को लिखता हूँ, सारे को कंप्लीट किस तरीके से होगी। देखिए, यहाँ पर एक चीज यूज की जाती है, वो होती है नाइट्रस अम्ल। यहाँ पर एक अभिकारक यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। और नाइट्रिक अम्ल बहुत ज़्यादा अस्थायी प्रकार का, वेरी अनस्टेबल प्रकार का कंपाउंड होता है, जिसे कि हम सामान्य तौर पर बाहर नहीं रख सकते। तो अभिक्रिया के दौरान ही इसका निर्माण किया जाता है, और इसका जो निर्माण किया जाएगा वो देखिए किस तरीके से किया जाएगा। अभिक्रिया के दौरान ही नाइट्रस अम्ल का निर्माण किया जाएगा। कैसे? NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl की अभिक्रिया। सोडियम नाइट्राइड और HCl की परस्पर अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होने से फॉर्मेशन होगा HNO2 प्लस NaCl। इस HNO2 को हम जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। इसको लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका देखिए क्या होता है, वो होता है HON डबल बॉन्ड O। ये नाइट्रस अम्ल है, ये नाइट्रस अम्ल है, HON डबल बॉन्ड O, नाइट्रस अम्ल। देखिए रिएक्शन किस तरीके से होगी, प्राथमिक प्रकार की रिएक्शन होनी है। देखिए कैसे होगी। CH3 CH2 NH2, 1 नंबर कार्बन पे एमीन लगी हुई है। IUPAC नामकरण में इसको एमिनो कहते हैं।
तो इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा वो होगा 1 एमाइनो प्रोपेन, मतलब 1 एमिनो प्रोपेन। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा HNO2 के साथ। HNO2 को हम खोल के भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा HNO2 के साथ, तो हम इसको लिख लेंगे HON डबल बॉन्ड हो, ये HNO2। देखिए यहाँ पर बड़ी सिंपल चीज होगी, वो कौन सी होगी? देखिए इस प्रोसेस के अंदर यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन इसके अंदर N2 के रूप में बाहर निकल जाएगी, और बाकी जो इससे कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा अल्कोहल। कैसे? देखिए सबसे पहले तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन किस रूप में बाहर निकलेगी? N2 के रूप में बाहर निकलेगी। अब यहां से ये हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन किसके रूप में बाहर निकल जाएगा? H2O के रूप में। नाइट्रोजन भी बाहर निकल गई, H2O भी बाहर निकल गई, पीछे क्या बच गया? O और H, ये OH। तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा और बनाएगा क्या? CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अगर हम इनको यहाँ पर शो ना करें तो हम एक और तरीके से इनको शो कर सकते हैं। वो तरीका होता है ये, वो क्या कि इसके साथ में क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन निकल जाएगा, और इसी के साथ में क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा, H2O। तो ये अभिक्रिया है, हम इसकी आगे क्रियाविधि करेंगे किस तरीके से होती है। अभिक्रिया में क्या हुआ? 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाई जाती है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाई जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है? 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा और नाइट्रोजन का और जल का निर्माण होगा। ठीक है, ये रिएक्शन, इसकी क्रियाविधि अभी अपने करते हैं। देखिए कैसे। नेक्स्ट है क्रियाविधि इसी रिएक्शन की। मैकेनिज्म, इसका जो मैकेनिज्म होगा, ये अभिक्रिया संपन्न होती है डायएजोनियम लवण से। ये अभिक्रिया डायएजोनियम लवण की सहायता से संपन्न होती है। ठीक है, इसमें यूज किया जाता है, ये बनता है कैसे? देखिए CH3 CH2 CH2 NH2 रिएक्ट्स विद, सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? ये अभिक्रिया कर रहे हैं जैसा कि हम जानते हैं किसके साथ? HNO2 प्लस HCl के साथ, HNO2 प्लस HCl के साथ। सबसे पहले यहाँ से 2H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2H2O रिमूव हो गया। 2H2O रिमूव कौन कौन सा हुआ है? देखिए यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये तीसरा और एक हाइड्रोजन ये चौथा, तो 4 तो हाइड्रोजन हो गए। एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल, ठीक है, 2H2O है, एक ऑक्सीजन इसका और दूसरा यहाँ से दोनों ऑक्सीजन बाहर। बचा क्या है हमारे पास? एक नाइट्रोजन बचा है और एक क्लोरीन बचा है। तो ये किस प्रकार से बन जाएगा? देखिए इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? वो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2, नेक्स्ट N, नेक्स्ट डबल बॉन्ड Cl, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड NCl। ठीक है, ये होता है डायएजोनियम लवण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायएजोनियम, इसको बोलते हैं डायएजोनियम लवण। और ये डायएजोनियम लवण क्या होता है? ये होता है अस्थायी प्रकार का, अनस्टेबल। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो इसको नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को डायएजो बोलते हैं। इस तरीके से अगर ये लगा रहे जिसमें चारों संयुक्ताएं इसकी पूरी हैं, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसको डायएजोनियम कहते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा उसको देखिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखिए क्या बाहर निकलेगा? एक तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, एक तो माइनस होगी नाइट्रोजन, एक क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगी, एक क्या माइनस होगी? क्लोरीन। अब क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों के माइनस होने से ये नाइट्रोजन भी यहाँ से निकल गई,
ये क्लोरीन भी यहाँ से बाहर निकल गई। देखिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगी, और क्लोरीन भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चले जाएगी। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा, और ये टाइप का कार्बोकैटायन बन जाएगा CH3CH2 रिएक्शन में हुआ क्या है, यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इधर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक है, और इसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इधर, ठीक है। तो ये N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से क्लोरीन Cl- के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं Cl-, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कार्बोकैटायन। लेकिन ये कौन सा कार्बोकैटायन है? ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है? अस्थायी प्रकार। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन दो प्रकार की चीजें कर सकता है, इसमें दोनों प्रकार की चीजें संपन्न होंगी। दो प्रकार की चीजें कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि सबसे पहले तो ये किसके साथ में रिएक्शन करे? ये रिएक्शन करे H2O के साथ, जो यहाँ से H2O निकला उसके साथ रिएक्शन कर ले। H2O के साथ में जैसे ये रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा? देखिए ये बनेगा CH3 CH2 CH2 के ऊपर ये H2O जुड़ गया OH2 के रूप में, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव इसके साथ में जुड़ गया, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन देकर और फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ पर ये क्या रहा? CH2। तो अब क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब इसमें से क्या हो सकता है? इसमें से अगर मैं एक H+ को माइनस कर दूं तो पीछे क्या बनेगा? बनेगा CH3 CH2 CH2OH। क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ये तो है पहला रास्ता। ये कौन सा है? A अभिक्रिया। ये है A अभिक्रिया। अब इससे B अभिक्रिया भी हो सकती है, और वो B अभिक्रिया कौन सी होगी? अब इससे कौन सी अभिक्रिया होगी? देखिए दूसरी अभिक्रिया मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। दूसरी अभिक्रिया कौन सी होगी? दूसरी अभिक्रिया होगी B, ठीक है। और ये B अभिक्रिया कौन सी होगी? देखिए B अभिक्रिया में क्या किया जाएगा? B अभिक्रिया में क्या होगी? पुनर्व्यवस्था होगी। पुनर्व्यवस्था को कहते हैं रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट से ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और बनेगा CH3 CH3, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कौन सा बनेगा? 2 डिग्री प्रकार का कार्बोकैटायन बनेगा, ज़्यादा स्थायी होता है। अब ये 2 डिग्री प्रकार का कार्बोकैटायन किसके साथ रिएक्शन करेगा? 2 डिग्री प्रकार का कार्बोकैटायन रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, जल के साथ रिएक्शन करेगा, और जल के साथ रिएक्शन करने से किसका फॉर्मेशन करेगा? अब यहाँ पर ये इधर जुड़ेगा, जल के साथ रिएक्शन करने से बनेगा CH3CH, नेक्स्ट OH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और आगे CH। अब इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से एक H+ को हम क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ से एक H+ को माइनस कर देंगे, इसकी OH2 है, H+ को माइनस कर देंगे। H+ को माइनस करते ही पीछे क्या बच जाएगा? देखिए CH3 CH OH 2 डिग्री। A रिएक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और B रिएक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दोनों में ही एक और चीज हो सकती है, उसे हम कहते हैं C। अगर ये हो जाए, एक C और होता है C, वो क्या है? अगर इसी से डायरेक्ट H+ निकल जाए, मतलब यहां पर ये क्या था? CH2 था। एक बार इसको वापस देखिए, इसको वापस बना देता हूं। यहाँ पर ये क्या था? CH2 था, इसके ऊपर यहाँ पर ये CH2 था। यहाँ से अगर C प्रोसेस में क्या हो जाएगा? तीसरा कौन सा प्रोसेस होता है? C प्रोसेस। अगर यहाँ से H+ डायरेक्ट निकल जाए यहाँ से, तो देखिए क्या बनेगा? CH3 CH2 डबल बॉन्ड,
सॉरी CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या बनता है, मतलब यहाँ से एक एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन भी हो सकती है और एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन होकर प्रोपीन का फॉर्मेशन। तो देखिए क्या है, डाइएजोनियम साल्ट से किस प्रकार से प्राथमिक अमीनों का निर्माण होगा, डाइएजोनियम लवण का निर्माण होगा, या डाइएजोनियम लवण है। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास 1 डिग्री एमीन है ये रिएक्शन करेगी HNO2 और HCl के साथ में, और ये दोनों मिलकर भी किसका निर्माण करते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये बनता है HNO2, ठीक है, मतलब HNO2 HCl के साथ में रिएक्शन करेगा और NaNO2 और HCl दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो NaCl और उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण क्या होता है, अस्थायी होता है, टूटकर किसका निर्माण करता है, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन बाहर निकल गया, नाइट्रोजन यहाँ से N2 के रूप में बाहर निकल गया, पीछे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोकैटायन में 3 प्रकार की चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये होगी, डायरेक्ट जल के साथ रिएक्शन कर दे, ऑक्सीजन जुड़ जाए इसके साथ में, मतलब ऑक्सीजन कहाँ पर जुड़ेगी, इसके साथ में, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर हम H+ को बाहर निकाल के 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस हो सकता है इसका रीअरेंजमेंट हो जाए, ये ज़्यादा संभावनाएं हैं इसकी, क्योंकि 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर रीअरेंजमेंट होने से क्या होगा, ये वाला यहाँ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर आ गया, पुनर्व्यवस्था रीअरेंजमेंट हो गया। 1 डिग्री कार्बोकैटायन किसके अंदर बदल गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर, प्लस ये किसके अंदर रिएक्शन करता है, H2O के साथ में रिएक्शन करता है। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बना देता है, यहाँ पर ये बना देता है, यहाँ पर ये बना देता है OH2, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करेगा आगे, OH2 यहां से एक H+ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से, जैसे H+ हो जाएगा तो OH इसके ऊपर जुड़ गया, ये क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तीसरा प्रोसेस इसमें C के द्वारा भी हो सकता है। C किस तरीके से रिएक्शन करता है उसको देखिए। तीसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि यहां से H+ डायरेक्ट ही माइनस हो जाए, जैसे यहां से H+ बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, यहां से H+ बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहां से प्रोपीन भी बन सकती है, अल्कोहल भी बन सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी अमीन हमने ली है, किसके बनने की प्रायिकता है और कौन कौन से विलायक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये है डाइएजोनियम के द्वारा या प्राथमिक अमीनों के द्वारा किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, उसकी अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि। ध्यान रखना है कि ये डाइएजोनियम साल्ट जो है, ये डाइएजोनियम साल्ट, ये एक एल्किल डाइएजोनियम साल्ट है, एल्किल ग्रुप है यहाँ पर। एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट ज़्यादा जो अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं, एजो कपलिंग की रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, और डाइएजोनियम साल्ट के फॉर्मेशन की रिएक्शन को डाइएजोनियम साल्ट के फॉर्मेशन की रिएक्शन को एजोटिनेशन बोलते हैं, एजोटीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसकी रिएक्शन है, ये कम है, ये अस्थायी होगा। एल्किल डाइएजोनियम जितने भी होते हैं लगभग अस्थायी होते हैं, एरिल डाइएजोनियम स्थायी होते हैं, और वो एजो युग्मन की, एजो कपलिंग की रिएक्शंस को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की डाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये तो है ये रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए लास्ट रिएक्शन, ट्वेल्थ रिएक्शन। 10 रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 12वीं रिएक्शन इसकी, 12वीं और अंतिम रिएक्शन, इसको बोलते हैं रैपेसंश्लेषण, रैपेसंश्लेषण, रैपेसिंथेसिस, साइंटिस्ट के नाम पर है। अब ये एल्कीन के साथ में अभिक्रिया होगी। इसमें क्या किया जाएगा, कोई भी एल्कीन हम ले लेंगे, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाई जाएगी और H2O के साथ में करवाई जाएगी। यहाँ पर एक उत्प्रेरक यूज किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं तृतीयक एमीन आयरन कार्बोनेट। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवाई जाती है, टर्शरी एमीन आयरन कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें होगा क्या, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, हमको तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है।
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने ज़्यादा इसमें हम कार्बन ऐड कर सकते हैं वो कार्बन ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 ही कार्बन, एक कार्बन उधर से लेकर क्या करेंगे CH3, हाइड्रोजन भी आ CH2 एंड CH हो गया। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से OH इसके साथ में ऐड कर दिया जाएगा OH, तो ये क्या बन गया प्रोपेनॉल, मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन। और पीछे यहाँ पर क्या बच जाता है, CO बन जाता है, तो पीछे क्या बन जाएंगे 2 कार्बन। ये क्या है, ये श्रृंखला के आरोहण की विधि है, मतलब श्रृंखला में कार्बन की संख्या को बढ़ाने की विधि है, ठीक है। इसको हम असेंडिंग ऑफ चेन बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ही कार्बन थे, लेकिन हमने इससे 3 कार्बन के उत्पाद को प्राप्त किया है, ठीक है। असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन, श्रृंखला का आरोहण। कैसे, एल्कीन की या एथीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ में करवाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में 2CO2 का फॉर्मेशन करके बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ में ऐड होकर CH3 CH2 CH2H 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो हमने अल्कोहल के फॉर्मेशन की 12 विधियां कर ली हैं अभी तक। 10 विधियां हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे, ऑक्सो जो अभिक्रिया है उसके अंदर हम कर चुके थे 10 विधियां। उसके बाद की जो है वो हमने अभी तक कर ली हैं, कि जो 2 विधियां इसके अंदर जो बची हुई थी वो हमने कर ली हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक हमारा है सामान्य गुणधर्म। नेक्स्ट है सामान्य गुणधर्म, उसको देखिए किस तरीके से किया जाएगा। 12 विधियां हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल के सामान्य गुणधर्म। अल्कोहल के सामान्य गुणधर्म। सबसे पहली बात, जो छोटे अल्कोहल हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन के जो अल्कोहल हैं, ये सुगंधित गंधयुक्त द्रव होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मेथेनॉल जो है रंगहीन और उदासीन प्रकार के यौगिक हैं। सबसे पहले क्या है, ये कौन से होते हैं, रंगहीन प्रकार के होते हैं, कलरलेस होते हैं और उदासीन होते हैं, ठीक है। मतलब इनकी रिएक्टिविटी भी बहुत कम है। उदासीन का मतलब है ना तो ये एसिडिक होते हैं और ना ये बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद में जो निम्नतर सदस्य हैं, निम्नतर सदस्य क्या होंगे, निम्नतर सदस्य मधुर गंध वाले द्रव होते हैं, मधुर गंध वाले द्रव होते हैं। जैसे कि एथेनॉल, शराब बड़ी मधुर गंध होती है, दुनिया पीछे भागती है, ठीक है। तो वही चीज़ ये है, मधुर गंध वाले द्रव होते हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड इसका जो गुण है वो है उच्चतर, जो है उच्चतर अल्कोहल, मतलब इससे ज़्यादा जो बड़े अल्कोहल होंगे वो क्या होंगे, गंधहीन, इसकी कोई गंध नहीं होगी, गंधहीन और स्वादहीन, मतलब ना उनका गंध होगा ना उनका स्वाद होगा, गंधहीन और स्वादहीन ठोस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके क्वथनांक के बारे में। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से करना है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्वथनांक से क्वेश्चन आता है। अब हम बात करेंगे इसके सबसे मेन टॉपिक, भौतिक गुणों में सबसे मेन टॉपिक के बारे में। वो कौन सा है, वो है क्वथनांक। क्वथनांक को क्या बोलते हैं, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक को क्या बोलते हैं, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड। मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड। नेक्स्ट जो चीज़ हमको ध्यान रखनी है वो क्या है,
बॉइलिंग पॉइंट इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब होता है शाखाएं। जिसमें शाखाएं ज्यादा होंगी उनका संगुणन एसोसिएशन कम से कम हो पाएगा और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। जिसमें अणुभार ज़्यादा होगा उसका अणुभार ज़्यादा होने से उसमें उतने ही ज़्यादा वांडरवाल फोर्सेज या फिजिकल जो फोर्सेज होते हैं वो उतने ही ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से उसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ता है। ठीक है, अब ये तो दो चीज़ें हैं इसमें। तो इसी तरीके से अगर इसके बेस पर हम बात करें तो इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरा क्वथनांक आता है द्वितीयक अल्कोहल का और उसके बाद तीसरा जो क्वथनांक आता है वो होता है तृतीयक अल्कोहल का। ब्रांचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल करते हैं। इसका हम करते हैं एक एग्जांपल। देखिए किस तरीके से। इसका एग्जांपल करते हैं हम एग्जांपल किसका कर रहे हैं? हम एग्जांपल कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू शाखन, मतलब ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांचिंग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए कैसे। हमारे पास में एक कंपाउंड है और उसका केमिकल फार्मूला है C4H9OH। ठीक है, मतलब ब्यूटेनॉल है, 4 कार्बन की अल्कोहल है ब्यूटेनॉल। इसको कई तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला तरीका तो ये हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, ये अशाखित। दूसरा तरीका हो सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH2 CH3 CHOH और CH2 CH3CH CH2OH। ये दूसरा। ठीक है, ये 1 नंबर होगी, ये 2 नंबर होगी, एक ब्रांचिंग है इसमें। ठीक है, 1 डिग्री। अब तीसरा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH CH3C CH3 CH3OH। ये क्या होती है? इसको बोलते हैं 1 डिग्री। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ रही है। सभी का मॉलिक्यूलर वेट एक जैसा ही है क्योंकि सभी का केमिकल फार्मूला क्या है? C4H9OH है। ब्रांचिंग बढ़ रही है तो सबसे पहले इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 117.7 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं। दूसरा जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 107.9 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें एक ब्रांच है। और तीसरा जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसमें 2 ब्रांचिंग है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 88.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो शाखन या ब्रांचिंग का कंसेप्ट है वो इतना ज़्यादा प्रभावी है कि यहाँ पर भी उतने ही कार्बन है, इसमें भी उतने ही कार्बन है, यहाँ पर भी उतने ही कार्बन है, OH भी सेम है सभी में। मतलब सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक जो सूत्र है वो सेम होने के बाद भी इनमें ब्रांचिंग होने से क्या हो जाएगा? इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका 117, इसका 107 और इसका बिल्कुल कम कितना है? 88, 100 से भी नीचे आ गया। ठीक है, मतलब ये जो जल है उसकी तुलना में भी जल्दी उबलती है। ठीक है, तो ये है क्या? केवल इसमें किसका डिफरेंस है? केवल शाखाओं का बॉइलिंग, उसका सभी का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सभी का एक जैसा है। तो शाखाएं जितनी ज़्यादा होंगी किसी कंपाउंड में, उनके पास आने की संभावना या उनके क्लोजली पैक होने की संभावना, संगुणन या एसोसिएशन होने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। इस वजह से क्या हो जाता है? इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट में या भौतिक गुणों में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वथनांक। अब क्वथनांक में ही हम एक और कंसेप्ट करते हैं
वो कंसेप्ट कौन सा होता है? वो कंसेप्ट होता है कि अल्कोहल के क्वथनांक की तुलना करें। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ROH हमेशा क्या होगा? हायर होगा। किससे? ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से। हमेशा हायर होगा किससे? एक तो ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से हायर होगा, दूसरा किसके बॉइलिंग पॉइंट से हायर होगा? एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से हायर होगा। इसके अलावा तीसरा किससे हायर होगा? तीसरा ये हायर होगा जो इसके पास में हेलो एल्केन है, RX के बॉइलिंग पॉइंट से हायर होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ROH हमेशा ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध। इसमें हाइड्रोजन बंध की कोई संभावना नहीं है। RH में हाइड्रोजन बॉन्ड की कोई संभावना नहीं है। इसमें थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना RX के अंदर कभी पाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर भी कोई खास संभावना नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना अल्कोहल में है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में ज्यादा होने के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में ज्यादा होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके रिस्पेक्टिव ईथर से, इसके रिस्पेक्टिव एल्केन से और इसके रिस्पेक्टिव हेलो एल्केन से हमेशा ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है और क्या होती है। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला हमारा टॉपिक क्वथनांक हमने कंप्लीट कर लिया। हालांकि जो क्वथनांक है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही आधारित है अल्कोहल के लिए तो, लेकिन हम यहाँ पर एक और टॉपिक कर रहे हैं, वो क्या है? हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है? ये कैसे होता है? देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल के दो गुण प्रभावित होते हैं। वो दोनों भौतिक गुण हैं। सबसे पहला गुण जो अल्कोहल का प्रभावित होता है वो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, और दूसरा गुण जो इसका प्रभावित होता है वो होता है इसकी जल में विलयता। छोटी अल्कोहल जिनके पास में एल्किल ग्रुप थोड़े होते हैं वो जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाने के कारण ज्यादा विलय होती हैं अपने रिस्पेक्टिव एल्केन से, अपने रिस्पेक्टिव ईथर से या अपने रिस्पेक्टिव हेलो एल्केन से। तब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट है A'। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनके बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाए तो एक के साथ में तो कैसे जुड़ा रहेगा? नॉर्मल सहसंयोजक बंध द्वारा। मतलब कौन से बंध द्वारा? नॉर्मल जो इसका कॉन्वलेंट बॉन्ड होगा उसके द्वारा। लेकिन दूसरे के साथ वो किस तरीके से जुड़ा रहेगा? दूसरे के साथ वो जुड़ा रहेगा एक आकर्षण बल द्वारा। दूसरे के साथ वो कैसे जुड़ा रहेगा? दूसरे के साथ वो जुड़ा रहेगा एक आकर्षण बल द्वारा, और इस आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। अर्थात हाइड्रोजन बंध क्या है? यदि दो ऋण विद्युतीय इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों के मध्य, यदि दो ऋण विद्युतीय या इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों के मध्य हाइड्रोजन इस प्रकार से स्थित हो, हाइड्रोजन इस प्रकार से फिक्स हो कि वो एक के साथ तो सहसंयोजक बल द्वारा और दूसरे से एक नॉर्मल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहे, तो उस नॉर्मल आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। उस बंध को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। और इस बंध की वजह से किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसके अल्कोहल के केस में हम बात करते हैं कि अल्कोहल का क्वथनांक और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? सेतु की तरह काम कर रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार कौन कौन से होते हैं? किस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? दो टाइप इसके होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही अणु के बीच में, इंट्रा का मतलब है दो अणुओं के बीच में। उन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर है, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर जो होता है वो एक ही अणु के बीच में होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर जो होता है वो दो अणुओं के बीच में होता है।
तो ये किस प्रकार से होता है, क्या होता है, इसकी वजह से अल्कोहल के भौतिक गुण किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, विलयता क्वथनांक किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप बीएससी सेकंड ईयर के लिए जितनी भी वीडियो बनाई गई हैं उनको देखते रहें। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।